हाँ जी, चलिए तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक से। कल हम लोगों ने ग्रेविटेशन जो है वो उसको डिस्कस किया था और आज हमारे पास बहुत से ऐसे फैक्ट्स हैं जो हमारे को पता होने चाहिए जब हम लोग ग्रेविटेशन के बारे में बात करते हैं। तो कौन कौन से मेन फैक्टर्स हैं, फटाफट से ध्यान दे देते हैं। फटाफट से सबसे पहले आता है टाइम टेकन बाय द मून टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन के लिए कितना टाइम लगता है? तो 27.3 डेज लगते हैं लगभग। उसके बाद मून की एक्सेलरेशन कितनी होती है? तो 2.7 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मास ऑफ अर्थ कितना होता है? 6 × 10⁻24 kg। रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है? 6 × 10⁻6 मीटर। और एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ कितनी है? तो 5500 केजी पर मीटर क्यूब। तो ये हमारे पास जो है ये स्टैटिक क्वेश्चंस है जो आप लोगों को पूछ लेते हैं इस चैप्टर से कि आप डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए कि कितनी हमारे पास वैल्यूज रहती है। अच्छा, एक चीज जो हम लोगों ने ग्रेविटी के साथ देखी थी, हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में बात कर रहे थे। स्मॉल जी के साथ हम लोगों ने देखा था कि स्मॉल जी की वेरिएशन जो है वो किस किस तरीके के साथ आती है। वेरिएशनल पॉइंट कौन कौन से हैं आपके पास? तो हमने देखा था डेप्थ के साथ किस तरीके से चेंज होती है, हाइट के साथ किस तरीके से चेंज होती है, इक्वेटर पे कैसी रहती है, पोल्स पे कैसी रहती है। इसके अलावा मैं आपको अगर बताऊं कि हाइट के साथ हमारे पास क्या चेंजेस आते हैं जब हम लोग हाइट को कंपेयर कर रहे होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की। मान लीजिए कि ये हमारे पास एक अर्थ सरफेस है। अर्थ का आपके पास रेडियस जो है वो कैपिटल आर है। हम लोग अर्थ के आउटसाइड में बात कर रहे हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट है जैसे सैटेलाइट है जो कि कितनी डिस्टेंस कितनी हाइट पे है, तो एच हाइट पे है। सॉरी, ये आपके पास जो हाइट है ये सिर्फ सरफेस से बाहर बाहर की होगी। यहाँ से लेके अंदर तक का जो डिस्टेंस रहेगा दैट इज रेडियस आर। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अकॉर्डिंगली अगर मैं बात करूं कि आपके पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितनी होती है एट अ पर्टिकुलर हाइट, तो इसका फॉर्मूला आपने याद रखना। ग्रेविटेशन एट अ पर्टिकुलर हाइट इज गिवन बाय g इंटू 1 - 2h/r। डायग्राम इसके लिए ध्यान से याद रखना अगर आपने ये फॉर्मूला पुट करना है। एच जो होता है वो सरफेस से लेके बाहर जहाँ जिस पॉइंट तक हमारी सैटेलाइट है या कोई भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है वहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो एच लिया जाता है और अंदर का जो डिस्टेंस होता है उसको रेडियस ही माना जाता है। तो आपके पास फॉर्मूला इस तरीके से आता है। ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है। अगर यही मैं बोलूँ कि डेप्थ के साथ किस रिलेशन में आती है आपके पास, अगर डेप्थ के साथ हम लोग चेक करें तो ये डेप्थ के साथ अगर हम लोग निकालना चाहें कि डेप्थ के साथ क्या वेरिएशन देती है हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो मैं आपके पास यहाँ पे भी एक कंडीशन बना देता हूँ। ये हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ है कैपिटल आर। इसके अंदर ही अंदर हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट को देखना है जो कि हाइट जो है जिसकी अप्रोक्सीमेट हाइट जो है आपके पास वो एच आ जाएगी। सरफेस ऑफ अर्थ से हमेशा हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये वाली हाइट आपकी एच आ जाएगी और ये आपके पास आर माइनस एच की कंडीशन बनेगी। ये अर्थ की कंडीशन है। सेंटर ऑफ अर्थ से ही सारे डिस्टेंसेस मेजर होते हैं, ये आपने ध्यान रखना चीज़ें। सॉरी, तो ये हमारे पास कंडीशन है। अब इसको डेप्थ कंडीशन बोलते हैं। तो जी की वेरिएशन डेप्थ के साथ कैसे आती है? कल तो हमने एक जनरल पर्सपेक्टिव देखा था ना कि डेप्थ के साथ चेंजेस किस तरीके से आते हैं आपके पास, और ये हमारे पास कंडीशन आती है। मैंने आपको बोला था हम लोग इसको डिटेल में कल डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि डेप्थ के साथ हमारे पास जी की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ता है। तो आपने सीधा फॉर्मूला याद रखना कि जी की वैल्यू डेप्थ के साथ इज इक्वल टू जी इंटू 1 - d/R। या यहाँ पे डी एच कर सकते हो, एच की जगह पे आप डी लिख दो, डेप्थ के साथ आपको याद रहेगा। नहीं तो आप कंफ्यूज रहोगे। तो ये डेप्थ आ जाएगी आर माइनस टी की कंडीशन ये इस तरीके से। तो डेप्थ के साथ हमारे पास जो जी की वैल्यू है वो इस तरीके से चेंज करती है जब हम लोग डेप्थ की रिस्पेक्ट में देखते हैं। तो एक चीज आप और याद रखना डेप्थ की कंडीशन में आपने कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज ऑलवेज जीरो। ये भी एक क्वेश्चन आता है कि वेट कितना होगा किसी ऑब्जेक्ट का एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो अगर मैं सेंटर ऑफ द अर्थ की बात करूं तो मेरे पास जो वेट होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का वो कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास जो आर होगा और डी होगा वो एक बराबर हो जाएगा, जिसकी वजह से एक कट होके 1 हो जाएगा और 1 - 1 जीरो हो जाता है। तो जी की वैल्यू डी पे आपके पास जीरो हो जाएगी। और वेट इज अ मेजर ऑफ एम जी। वेट जो होता है वो हमारे पास एम जी का मेजर होता है। तो अगर हमारे पास जी जीरो हो गया तो एम ऑटोमेटिकली जीरो और नेट वेट ऑल्सो जीरो। ये हमारे पास कंडीशन रहती है। जी की वैल्यू अगर मैं डिस्टेंस के साथ रिगार्डिंग में बात करूं तो किस तरीके से वेरिएट करती है आपको पता होना चाहिए। देखिए,
सबसे पहली बात हमारे पास, अगर मैं बात करूं कि जी की वैल्यू और डिस्टेंस की, ये हमारे पास डिस्टेंस है, डिस्टेंस के साथ घटती है बढ़ती है वो अभी इसमें देखेंगे हम लोग। डिस्टेंस के साथ आपके पास किस तरीके से जी की वैल्यू इंक्रीज करती डिक्रीज करती है। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। ये जो पॉइंट है ये है सरफेस ऑफ अर्थ। सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ से मेरा मतलब ये है कि जब मैं आपके पास ये डायग्राम बना रहा हूँ तो ये जो बाहर वाला आउटर सरफेस है ना, जो आर रेडियस के बाद लाया करता है, ये वाले जो पॉइंट्स है ये बाहर वाले, ये है एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो ये जो एट द सरफेस ऑफ द अर्थ है, वहां तक आपका ग्राफ जो होगा उसमें जी की वैल्यू जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आर के। इसके लिए जो फॉर्मूला आप यूज करते हो दैट इज जी इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ये मैंने कल भी आपको डिस्कस करवाया था। ये है आपके पास अंदर ही अंदर जब तक हम लोग सरफेस तक नहीं पहुंचते। और उसके बाद जो जी की वैल्यू है वो कंटिन्यूअसली आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और कभी भी आर स्क्वायर के कोई चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो या आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो तो हमेशा ऐसा ग्राफ बनता है, और इस ग्राफ को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपरबोला। तो याद रखना, जो चीज आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसका ग्राफ हमेशा हाइपरबोला ही बनेगा। एक और काम का क्वेश्चन यहाँ से हमारे पास, इसके अलावा हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी भी होती है। जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती थी, वैसे ही हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी भी होती है। ग्रेविटेशनल फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह इसको भी ई से हम लोग डिनोट करते हैं, एफ अपॉन, वैसे तो क्यू होता था ना जब चार्ज के रिगार्डिंग में, यहाँ पे चार्ज की बात नहीं हो रही है, मास की बात हो रही है। तो फोर्स अप्लाइड पर यूनिट मास इज बेसिकली ग्रेविटेशनल फील्ड, ये आपने ध्यान रखना है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर मैं आपको डायमेंशनल फार्मूला पूछ लूं कि ई का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है ग्रेविटेशनल फील्ड का, तो LT-2 होता है आपके पास। इसके अलावा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी काम करती है। मैं एक बार इसका डायग्राम आपके साथ शेयर कर लेता हूँ कि हमारे पास किस तरीके से किसी एक पॉइंट पे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को मेजर करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोगों ने जो देखना है कंसेप्ट दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो आपके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसके लिए सबसे पहले डायग्राम को अंडरस्टैंड कीजिए। ये हमारे पास अर्थ है जिसका रेडियस कैपिटल आर ले लेते हैं हम लोग। हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि बहुत ही हाइट पे है, और इसकी पूरी हाइट जो है ऊपर से नीचे तक ये कैपिटल एच है। और मान लो इस वेरी पॉइंट पे, ए पॉइंट पे मैंने यहाँ पे मेजर करना है, जिसका सेंटर से लेके ये टोटल डिस्टेंस जो है वो आर आ जाता है हमारे पास। इस तरीके से आपने ध्यान रखना। और जो ये पूरा डिस्टेंस है सेंटर से लेके इस पॉइंट तक का, सॉरी ये हाइट जो है इस तरीके से नहीं लिखेंगे हम, यहाँ से लेकर के पूरा डिस्टेंस ले लेंगे कि सेंटर ऑफ द अर्थ से लेके ये पॉइंट जो पीक पॉइंट है जहाँ पे हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को पहुँचाना है, उसका डिस्टेंस जो है वो पी डिस्टेंस है पूरा नीचे सेंटर ऑफ द अर्थ से लेकर के बाहर तक। और अभी यहाँ तक है, मान लो हम इसको यहाँ से लेके यहाँ तक मूव कराते हैं, और कितना डिस्टेंस हम लोगों ने इसको मूव डाउन करवाया, dx, एक स्मॉल डिस्टेंस पे हमने इसको मूव डाउन करवाया। ऐसी सिचुएशन में हमारे पास जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बनेगा U इज इक्वल्स टू G कैपिटल M स्मॉल m। स्मॉल m होगा उस मास का, उस ऑब्जेक्ट का मास जिसको हमने मूव किया है। तो G कैपिटल M स्मॉल m माइनस में रहेगी वैल्यू, ये भी हमेशा ध्यान रखें आपकी, आपके पास जो वैल्यू रहती है ये वाली, ये हमेशा नेगेटिव में रहती है, होल अपॉन ये आपके पास R सिंपल रहेगा। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट आपके पास और कंडीशन आ जाती है। क्लियर है? पोटेंशियल एनर्जी की मैं जब भी बात करूँ, आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में भी, तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है बच्चे हमेशा वो माइनस में ही रहती है, प्लस में नहीं आती है। और अगर मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करूँ, ये तो पोटेंशियल एनर्जी है ना, अगर मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करूँ कि व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो जैसे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले चैप्टर में होता था कि पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, तो यहाँ पे पोटेंशियल हो जाएगा वर्क डन पर यूनिट मास। इतना ही फर्क है, मास यहाँ पे सारे कंपैरिजंस मास के थ्रू होते हैं, वहाँ पे सारे कंपैरिजंस जो थे वो चार्ज के थ्रू होते थे, ये ध्यान रखना आपने। इसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ कि एस्केप वेलोसिटी वेरी मच इंपॉर्टेंट हमारे पास,
कि एस्केप वेलोसिटी क्या होती है। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है हमारे पास भाई, देखो एस्केप वेलोसिटी होती है वेलोसिटी विद विच एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन सो दैट इट एस्केप्स द अर्थ एटमॉस्फेयर। अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकलने के लिए या अर्थ ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकलने के लिए कितनी आपके पास वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट के पास मिनिमम होनी चाहिए ताकि वो अर्थ के एटमॉस्फेयर या अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स रीजन को ही स्किप कर जाए। तो इसको हम लोग बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है और इसके कौन कौन से फॉर्मूला है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो जो आपके पास एस्केप वेलोसिटी है उसके फॉर्मूलाज आपने याद रखना है कि वेलोसिटी एस्केप इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2gm होल अपॉन कैपिटल आर। कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ, ये ध्यान रखना। कैपिटल एम इज द मास ऑफ अर्थ, जो भी लगभग पता होता है। जी भी हम आपको वैल्यू अप्रोक्सीमेट पता होती है। इसके अलावा इसका एक और फॉर्मूला है अंडर रूट 2gr। अब इसमें g स्मॉल मतलब g स्मॉल का मतलब होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे पुट करनी है। तो एक फॉर्मूला ये रह जाता है इसके वेलोसिटी को निकालने का। थर्ड जो है वो डेंसिटी रिलेटेड होता है। अगर आपको बाई चांस क्वेश्चन में डेंसिटी दे दी हो कि किसी आपके पास ऑब्जेक्ट है या कोई प्लैनेट है उसकी डेंसिटी आपको दी हुई है तो डेंसिटी कंसेप्ट का यूज़ करना आपने इसकी वेलोसिटी निकालने के लिए। दैट इज 8/3 पाई जी। मैंने आपको बताया था जी इज यूनिवर्सल कांस्टेंट, तो जी की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी चाहे आप किसी भी प्लैनेट की बात करेंगे, रो और आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास कंडीशन आ जाती है कि इस तरीके से ये सारी कंडीशंस चेंज हो जाती है। अगर ये एस्केप वेलोसिटी का क्वेश्चन किसी और प्लैनेट के रिगार्डिंग में आता है तो आपने रेडियस की जगह पे उसी प्लैनेट के रेडियस को लेना है, डेंसिटी की जगह पे उसकी डेंसिटी को लेना है। जी की वैल्यू भी अकॉर्डिंगली चेंज होगी। तो ये वाला फॉर्मूला तो नहीं लगेगा, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। और इसको कैलकुलेट करने के लिए कुछ नहीं करना, आपने इन दोनों चीज़ों को कंपेयर कर देना है, लगभग आपको कंडीशन मिल जाएगी। दूसरी बात आ जाती है कि हमारे पास एस्केप वेलोसिटी होती कितनी है। तो एस्केप वेलोसिटी होती है आपके पास 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इतनी वेलोसिटी जो होती है दैट इज कॉल्ड एज एस्केप वेलोसिटी। इसके बाद हम लोग सैटेलाइट सिस्टम्स पे आ जाते हैं कि सैटेलाइट्स किस तरीके से काम करते हैं, जो कि लास्ट कंसेप्ट है ग्रेविटेशनल चैप्टर का। तो ये ग्रेविटेशनल चैप्टर इसी के साथ लगभग खत्म हो जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग कि ग्रेविटेशनल हमारे पास फील्ड किस तरीके से काम करती है और इसमें आपके पास सैटेलाइट्स का फंक्शन किस तरीके से। तो सैटेलाइट्स दो होती है, एक होती है आर्टिफिशियल मैन मेड बेसिक, तो हमारे पास दो ही है। आर्टिफिशियल जो होती है उसमें तो बहुत सारी टाइप की आ जाती है, पोलर सैटेलाइट्स आ जाती है हमारे पास, है ना, वेदर फॉरकास्टिंग के लिए एंड ऑल। और नॉन पोलर वाली भी होती है हमारे पास आर्टिफिशियल में। और अगर मैं नेचुरल की बात करूँ तो मून हमारे पास, मून जो है वो एक नॉर्मल आपके पास नेचुरल अकरिंग सैटेलाइट है किसी भी उसका प्लैनेट का। तो सबसे पहले हम लोग ऑर्बिटल वेलोसिटी पे काम करते हैं कि किसी भी सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी किस तरीके से निकाली जाती है। तो ये हमारे पास आ जाएगा ऑर्बिटल वेलोसिटी का क्वेश्चन। चलिए, ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए आपने याद रखना, एक हमारे पास कंडीशन आ जाती है कि रेडियस, हम लोगों ने यहाँ पे रेडियस ले लेना है। ये हमारे पास आर है, ये हमारे पास जो है डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक ये टोटल डिस्टेंस h है, और जो इतना सा ये डिस्टेंस बचा ये r माइनस एच है। ये हमारे पास कंडीशन आ जाती है। या फिर इसको एक और कंडीशन से हम लोग लिख सकते हैं कि आपके पास एक कंडीशन ना, रुको ठहर, इसका डायग्राम दोबारा से देख लेते हैं। माइनस में लेंगे तो हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम में दिक्कत आएगी। हम लोग इसको पॉजिटिव ही ले लेंगे। तो अगर ये हमारे पास ये हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ है, मान लो कि h हाइट पे हमने जो है इसको इंस्टॉल करके रखा है, तो जो आपके पास वेलोसिटी होगी किसी भी सैटेलाइट की, उसके लिए जो डिस्टेंस लेंगे वो r प्लस एच लेंगे, और वेलोसिटी जो है वो आपके पास ऑर्बिटल वेलोसिटी टेंजेंट के थ्रू दी जा सकती है। तो हम लोग एक टेंजेंट को ड्रॉ कर लेंगे। इसमें हमारे पास जो है फॉर्मूला क्या क्या रहता है ऑर्बिटल वेलोसिटी को निकालने के लिए। ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास सिंपल है, orbital velocity of an object is equals to under the root of g capital M whole upon r plus h।
ये हमारे पास कंडीशन रह जाती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि स्मॉल जी का अगर हम लोग यूज़ करें तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला रहता है अंडर द रूट ऑफ जी कैपिटल आर स्क्वायर और नीचे हमारे पास वही आर प्लस एच। ये दो फॉर्मूलाज हैं जो आपको पता होना चाहिए कि ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होती है जब किसी सैटेलाइट को भेजा जाता है तो आपके पास कितनी ऑर्बिटल वेलोसिटी के साथ वो गोल गोल घूमती है अर्थ के सरफेस के, तो इतने के साथ घूमती है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इसकी 7.92 होती है। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी अगर आप बोलो अर्थ के रिगार्डिंग में तो आपके पास जो अप्रॉक्सीमेट नंबर है दैट इज 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड पर आवर नहीं है। ये भी आपने ध्यान रखना है जब आपने ऑप्शन को करेक्टली टिक करना है। तो इसके अलावा एक छोटा सा रिलेशन होता है एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी के बीच में, तो हम लोग उसको फटाफट से देख लेते हैं। एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 टाइम्स द ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये हमारे पास कंडीशन आ जाती है। अंडर रूट 2 की वैल्यू आप सभी को पता है, अंडर रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है न्यूमेरिकली, तो इट इज 1.414। इतने के नज़दीक पे हम लोग इसको यहाँ पे डाल के आराम से इनकी कन्वर्जेंस कर सकते हैं अगर आपको ये या दूसरी दी है। यहाँ तक की कंडीशन है। अच्छा, इसके अलावा आपके पास टाइप्स ऑफ सैटेलाइट की अगर मैं बात करूँ तो दो तरीके की मेन है। एक होती है आपके पास जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ये तो वेदर फॉरकास्टिंग के काम में आती है। एक तो याद रखना कि वेदर फॉरकास्टिंग इसका मेन काम है और इसका जो टाइम पीरियड होता है रेवोल्यूशन का वो सेम होता है एग्जैक्टली अर्थ के टाइम ऑफ रेवोल्यूशन के साथ, दैट इज 24 आवर्स। तो इसको हम एक जगह पे लगा देते हैं तो एक ही जगह की कांस्टेंट पिक्चर्स हम आपको देखती है। दूसरी होती है हमारे पास पोलर सैटेलाइट्स। पोलर सैटेलाइट्स जो होती है वो कौन सी होती है भाई? पोलर सैटेलाइट्स होती है हमारे पास जो पोल्स पे काम करती है। जैसे ये अगर हमारे पास अर्थ है तो या तो वो इस तरीके से चलेगी या तो वो इस तरीके से चलेगी। इनका मेन काम होता है स्पाइंग का। अगर आपको किसी दूसरी कंट्री पे नज़र रखनी, स्पाई करना है तो हम लोग पोलर का यूज़ करते हैं। वेदर फॉरकास्टिंग भी पोलर सैटेलाइट से की जा सकती है। ये क्लोज रेंज होती है तो ये ज़्यादा अच्छी पिक्चर्स जनरेट करके देती है। वो आपके पास लार्ज रेंज होती है तो वो बहुत दूर से पिक्चर्स देती है। यहाँ तक की कंडीशंस मेरे अकॉर्डिंगली आपको समझ आ गई होगी। तो अभी के लिए इस चैप्टर में यही था। इसके अलावा मैं बहुत ही सिंपल 3 कैपलर्स लॉ के बारे में आपको बता देता हूँ फटाफट से कि कैपलर के 3 लॉज कौन कौन से हैं।